भारत और कनाडा के टेंशन की असली वजह मेन ये 3 कारण है। और तब कनाडा ने कई सालों तक भारत की हर एक क्षेत्र में मदद की। भारत की सेना ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना को हरा कर, ठीक इसी टाइम ना पंजाब में भी कुछ अलगाववादी ग्रुप थे जो भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब 1974 में भारत ने इंडिया ने एक परमाणु परीक्षण किया। इसमें भारत सरकार ने भारतीय सेना को यह आदेश दिया गोल्डन टेम्पल में जाएं और उन्हें पकड़ करके लेके वापस आए। 23 जून सन 1985 को बब्बर खालसा ग्रुप ने एयर इंडिया के विमान नंबर 182 में एक बॉम्ब रखा। अब टाइम था भारत के एक्शन का। ना इन दोनों देशों की समुद्री सीमा मिलती है और ना ही जमीनी सीमा, फिर भी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं और एक दूसरे को जब मौका मिले पॉलिटिकली नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और इन सब का जिम्मेदार माना जाता है इस एक इंसान को, हरदीप सिंह निज्जर। लेकिन शायद ना ऐसा बिल्कुल है नहीं कि भारत और कनाडा के टेंशन की असली वजह मेन ये 3 कारण है। पहला है पाकिस्तान का 1971 में कश्मीर के लिए इंडिया पर किया गया हमला जो कि शिमला समझौते के साथ खत्म हुआ। दूसरा है भारत का न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु बम बनाना। तीसरा है इंदिरा गांधी जी की हत्या। साथ ही भारत विरोधी इन अलगाववादियों के साथ जो अनहोनी घटना हुई ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं एक एक करके इन सारी कहानियों को, जानते हैं कि इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि इंडिया कनाडा के बीच के इस टेंशन को आप अच्छे से समझ पाएं। 15 अगस्त सन 1947 हमारा देश जब आज़ाद हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स हमारे लिए छोड़ के गए थे बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी मुश्किलें, और इस समय हमें ज़रूरत थी मदद की। और तब कनाडा ने कई सालों तक भारत की हर एक क्षेत्र में मदद की, चाहे वो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे हाइड्रोलिक मशीनों की ज़रूरत हो, चाहे हमें खाने की ज़रूरत हो, और साथ ही हमें बहुत सारा पैसा दिया ताकि उस मुश्किल के टाइम में हम सर्वाइव कर पाएँ। मतलब भारत और इंडिया का कनेक्शन ना बहुत मजबूत था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई? पहला कारण, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया पर कश्मीर के लिए हमला किया। लेकिन इंडिया की सेना ने, भारत की सेना ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना को हरा करके इस युद्ध को जीत लिया। साथ ही पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपना आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने। भारतीय सेना ने उन्हें बंदी बना करके रखा था, जो कि शिमला समझौते के बाद, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के बाद पाकिस्तान के सारे सैनिकों को आज़ाद कर दिया गया था। इसी टाइम ना बांग्लादेश को भी अलग किया गया था, जो कि पहले पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान इस शर्मनाक हार को कभी भूल नहीं पाया, वो इसका बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो भारत के टुकड़े करना चाहता था, भारत में भी अलग अलग देश बनाना चाहता था। आप सोच रहे होंगे कि इसका कनाडा के टेंशन के साथ क्या लेना देना है, आगे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी टाइम ना पंजाब में भी कुछ अलगाववादी ग्रुप थे जो भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे, वो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे पाकिस्तान के भड़काने पर। इसी समय पाकिस्तान के एक नेता आया खान ने पंजाब के एक नेता को, जगजीत सिंह चौहान को, पाकिस्तान बुला लिया और उन्हें खालिस्तान का नेता बना दिया। फिर वो न्यूयॉर्क जाते हैं, वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपवाते हैं जिसमें वो पंजाब को भारत से अलग करने की बात करते हैं और साथ ही वो ये बताते हैं कि वो खुद उस खालिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ये ना ठीक ऐसा ही है जैसे मैं भारत में कुछ कांड करके अमेरिका चला जाऊं और वहां पर न्यूज़पेपर में ये छाप दूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। मतलब इस टाइम में ना पाकिस्तान के भड़कावे में आकर के पंजाब में कई ऐसे अलगाववादी ग्रुप खड़े हो गए थे जो कि अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जिससे भारत की सरकार में, भारत की राजनीति में एक प्रेशर क्रिएट हो गया था और इन सब पर कनाडा की नज़र थी। लेकिन कनाडा तो हमारा दोस्त था ना, मैंने बताया था ना कि आज़ादी के बाद कनाडा ने हमारी बहुत मदद की थी। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब 1974 में भारत ने, इंडिया ने एक परमाणु बम का परीक्षण किया। कनाडा पूरी दुनिया में ना यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये पूरी दुनिया में विकास के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए यूरेनियम बेचता है। ये खुद परमाणु बम बनाने के या ऐसी शक्ति बनाने के जिससे देश बर्बाद हो सके, जिससे दुनिया को खतरा हो, उसके खिलाफ है। खुद कनाडा ने 1970 में एक ऐसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था जिसके हिसाब से वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा और ना ही कभी परमाणु बम अपने पास रखेगा। कनाडा ने खुद भी 1984 के बाद उसके क्षेत्र में लगाए गए अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम थे उन्हें भी हटवा दिया था। इसीलिए इस बात से कनाडा बहुत गुस्सा था। कनाडा ने भारत को कहा कि हमने तुम्हें विकास के लिए, बिजली बनाने के लिए, अच्छे कामों के लिए यूरेनियम दिया था, तुमने उसका मिसयूज किया है, तुमने उसका परमाणु बम बनाने में यूज किया है। कनाडा की सरकार ने कहा कि तुमने हमें धोखा दिया है। कनाडा ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम देश भी इससे नाराज थे, क्योंकि कोई भी पश्चिम राष्ट्र ये नहीं चाहता था कि कोई भी देश के पास इतनी बड़ी ताकत आ जाए। ये वो समय था जब कनाडा ने धोखा खाया था भारत से और हमारे संबंध बिगड़ने लगे थे। हालांकि बीच में कनाडा ने उस सहमति पत्र पर, जिसमें उसने खुद भी हस्ताक्षर किया था, इंडिया को दस्तखत करने के लिए कहा, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया, जिससे कि हमारे रिश्ते और ज़्यादा खराब हो गए। और अब शायद कनाडा इन्हीं सब बातों का, इस इतने बड़े धोखे का बदला भारत से लेना चाहता था। इसीलिए उस समय बब्बर खालसा ग्रुप, जो कि पंजाब में एक्टिव था, जो कि पंजाब के
साथ साथ भारत के कई अलग देशों में कई अलग दंगे फसादों में शामिल था, उसका एक नेता तलविंदर सिंह परमार उस समय पंजाब से भाग करके कनाडा चला जाता है। कनाडा की सरकार शायद उसका अच्छे से स्वागत भी करती और वो कनाडा पहुंच करके वहीं सेट हो जाता है और वहीं से देश विरोधी कामों को अंजाम देता है। उस समय इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने तलविंदर सिंह के बारे में बताया, उनके द्वारा किए जाने वाले दंगे फसादों के बारे में बताया और उसे पकड़ने की मांग की, लेकिन कनाडा सरकार ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1984 भारत सरकार ने कई अलगाववादी नेताओं के समूह जो कि उस समय पंजाब में एक्टिव थे उनको पकड़ने के लिए ब्लू स्टार लॉन्च किया। इसमें भारत सरकार ने भारतीय सेना को यह आदेश दिया कि वो अलगाववादियों के एक समूह और उसके ग्रुप के लीडर जनरल सिंह को पकड़ने के लिए गोल्डन टेम्पल में जाएं और उन्हें पकड़ करके लेके वापस आए। लेकिन भारतीय सेना के वहां चढ़ जाते ही मुठभेड़ स्टार्ट हो जाती। इस मुठभेड़ में 80 से ज्यादा भारतीय जवान और 500 से ज्यादा उस अलगाववादी समूह के लोग और वहां की आम जनता मारी जाती है, जिससे पूरी दुनिया के सिख समाज गुस्से में थे, क्योंकि गोल्डन टेम्पल कोई लड़ने की जगह नहीं है, वो उनके हमारे हम सबके आस्था का प्रतीक है। तो ऐसा करना गलत था और इस कारण खालिस्तान की मांग और ज्यादा तेजी से उभर के सामने आई। तब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिर से कैनेडियन सरकार को एक पत्र लिखा, उन्हें स्थिति के बारे में बताया, लेकिन फिर भी कैनेडियन सरकार ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि शायद वो चाहते थे कि ऐसा हो या शायद वो ये सब खुद करवा रहे थे। अब कुछ ऐसा होता है जो कि सिख समाज में उस समय बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा कर देता है। इंदिरा गांधी के ही दो अपने बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोल्डन टेम्पल में हुए हमले का बदला लेने के लिए सुबह लगभग 9-10 बजे के आसपास इंदिरा गांधी को गोली मार करके हत्या कर देते हैं, जिससे पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क जाते हैं और फिर से हजारों मासूमों की जान चली जाती है और इस कारण अलग खालिस्तान की मांग पूरे भारत में आग की तरफ फैलने लगती है। इस समय सरकार को कुछ अलग सूचना मिलती है कि कुछ बड़ा करने वाला है, बब्बर खालसा ग्रुप कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन कैनेडियन सरकार फिर से कोई ध्यान नहीं देती और होता वही है जिसका डर था। 23 जून सन 1985 को बब्बर खालसा ग्रुप ने एयर इंडिया के विमान नंबर 182 में एक बॉम्ब रखा, जिससे कि बॉम्ब ब्लास्ट के कारण उसमें बैठे 300 से ज्यादा यात्री मारे गए थे। अब कैनेडियन सरकार ने दिखावे के लिए एक जांच मीटिंग बैठाती है, एक आदमी को खाली अंदर किया जाता है और इसका मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह कनाडा से भाग करके पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया घुस जाता है। इंडिया को इसकी न्यूज़ मिलती है, इंडिया की खुफिया एजेंसी इसको ट्रेस करती है और उसे भारत में मार दिया जाता है। अब तक की स्टोरी को एक बार क्लियर करते देखिए। अब तक की स्टोरी में ना पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला किया था कश्मीर के लिए, जिसमें वो हार गया था और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को अलग कर दिया था, इसलिए वो भारत के टुकड़े करना चाहता था। इसीलिए वो ऐसे अलगाववादी समूहों को सहारा दे रहा था, उनको पूरा सपोर्ट देता था। कनेडियन सरकार ने भी भारत से धोखा खाया था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में जिसमें वो खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता, भारत ने उसमें काम किया था, वो भी बिना कनेडियन सरकार को बताए। इसलिए कनेडियन सरकार भी भारत से बदला लेना चाहती थी इस धोखे का और इसीलिए शायद कनेडियन सरकार इस खालिस्तानी ग्रुप की पूरी मदद कर रहा था। अब आते हैं हरदीप सिंह निज्जर की कहानी पर। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या हो जाती है और पुलिस जिन पर उनको शक था उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर। ये हरदीप सिंह निज्जर ना जैसे तैसे जुगाड़ बना के वहाँ पुलिस कस्टडी से भाग करके सीधा कनाडा चला जाता। हरदीप सिंह निज्जर जब कनाडा पहुँचता है तो वो जैसे तैसे कहानी सुना करके वहाँ का वीज़ा लेने की कोशिश करता है। बात नहीं बनती तो वहाँ किसी लड़की से शादी करके वहाँ का वीज़ा लेने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वो वहाँ का वीज़ा पाने में सफल हो जाता है। वहाँ पर वो अपना सेट हो जाता है, पहले छोटे मोटे काम करता है, लेकिन बाद में वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिख द्वारा का अध्यक्ष बन जाता है। भारत से भागा हुआ ही कैदी ना कैनेडियन में सेट हो जाता है। उस समय वो पाकिस्तान के कई अलगाववादी ग्रुपों के साथ भी संपर्क में रहता है और इसी टाइम भारत में कई बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिनमें नाम आता है हरदीप सिंह निज्जर का। अब साल आता है 2015, जिसमें पियरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो चुनाव में खड़े होते हैं और 338 सीटों में से 184 सीट जीत करके वो पीएम पद के दावेदार बनते हैं। अब यहाँ पर ना भारत को एक उम्मीद लगती है, भारत को लगता है कि शायद जस्टिन ट्रूडो अपने पापा के पुराने गुस्से को भूल करके इस रिश्ते को, भारत और कनाडा के रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि उल्टा होता है। बल्कि जो बॉम्ब ब्लास्ट में, जो एयरप्लेन बॉम्ब ब्लास्ट में एक कैदी को जो जेल की सजा होती है, जस्टिन ट्रूडो उसे भी बाहर निकाल देते हैं और फिर से जब भारतीय सरकार उनसे कोई आवेदन करती है तो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और साथ ही जब 17 फरवरी 2018 को जस्टिन ट्रूडो भारत आते ना, तो अपने मंत्रिमंडल को लाने के बजाय वो उस समय हरदीप सिंह को साथ लाए, जो कि खालिस्तान समर्थक थे, और साथ ही जसपाल अटवाल को भी लेकर के आए थे, जो कि भारत के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे और इसलिए पूरा देश उनसे गुस्से में था। और इसीलिए जब जस्टिन ट्रूडो वापस कनाडा जाते हैं ना, तो कैनेडियन जनता उनका बहुत मजाक उड़ाती है और इसीलिए संसद में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी लोगों को बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से एक दूसरी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि उसने भारत को खुश करने के लिए ऐसा कह दिया था। Obviously, we take this situation extremely seriously. The individual in question never should have received an invitation, and as soon as we found out, we rescinded the invitation immediately.
शायद इसलिए क्योंकि खालिस्तानी वोटर बैंकों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसे थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, पहले जो गुस्सा था ना कनाडा का भारत को लेकर के, वो इसलिए था क्योंकि भारत की सरकार ने उन्हें धोखे से उनके दिए हुए यूरेनियम का यूज़ करके परमाणु बम बनाया था। लेकिन अब ना बात इतनी नहीं थी। 21 अक्टूबर 2019 में जब कनाडा में चुनाव होता है तो जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी की जीत के लिए लगभग 170 सीट चाहिए होते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ साथ उस समय जगमीत भी प्रधानमंत्री की रेस में खड़े हुए थे और उस समय जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 157 सीट मिलते हैं, जबकि 24 सीट जगमीत को मिलते हैं। जगमीत जस्टिन ट्रूडो का सपोर्ट करता है, तब जाकर के जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बन पाते हैं। और शायद इसी कारण खालिस्तान समूह का कनाडियन सरकार में एक अच्छा दबदबा है। और शायद इसी कारण हरदीप सिंह निज्जर लोग जैसे जो वहाँ पर छुप करके पहले काम करते थे, वो अब खुलेआम भारत विरोधी भाषण देते हैं और इन सब घटनाओं को अंजाम देते हैं बिना किसी डर के। कनाडियन सरकार चाहते हुए भी अब उनका कुछ नहीं कर सकती और ये बात हम नहीं उठा रहे हैं, खुद अब कनाडा की जनता भी इस बात को मानती। लेकिन कनाडियन सरकार शायद अब सरकारी इस राजनीति के जाल में फंस चुकी है, क्योंकि अलगाववादियों का वहाँ संख्या जो है वो वहाँ की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पीएम बनने के लिए उन अलगाववादियों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2021 के चुनाव में भी इन अलगाववादी समूहों ने जस्टिन ट्रूडो का सपोर्ट किया, जिससे उनकी सरकार बन पाई। भारतीय सरकार भी शायद इन सब बातों को अच्छे से समझती है। वो भी जानती है कि जस्टिन ट्रूडो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब भारत की बारी थी। हद तो तब हो गई ना जब इस खालिस्तानी समूहों के लोगों ने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी कई जगह भारतीय झंडे को जलाया, उसका अपमान किया। और तब हमारे देश के विदेश मंत्री ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दूसरे देश हमारे राजनयिकों की सेवा नहीं कर सकते, अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो भारत प्रतिक्रिया देगा, भारत इसका जवाब देगा। अब टाइम था भारत के एक्शन का। जब ये बातें चल रही थी ना, तभी एक एक करके अलगाववादी समूह के कई लोग अलग अलग जगहों पर अनजाने लोगों के द्वारा मारे जाते हैं। 6 मई 2023 परमजीत सिंह पनवाल पाकिस्तान में अपने मॉर्निंग दौरे पर निकले थे। अचानक 2 लोग कहीं से आते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है और आज तक ये अज्ञात है कि किसने उन्हें गोली मारी है। 15 जून 2023 को अवतार सिंह खांडा यूके में, जो कि पुन्नू के लिए सिख ऑफ जस्टिस में काम करते थे, अचानक से यूके में अज्ञात लोग उन्हें मार के चले जाते हैं। कई लोग थे जो इन खालिस्तानी समूहों के लिए फंड कलेक्ट करने का काम करते थे। एक एक करके वो सब के सब मरते गए। किसने इन सबको मारा वो आज तक किसी को पता नहीं चला। 18 जून 2023 सुबह 8:30 बजे के आसपास हरदीप सिंह निज्जर अपने दोस्त गुरमीत सिंह के साथ गुरुद्वारे के लिए निकलता है। गुरुद्वारे के बीच में ही 2 अज्ञात लोग आकर के उन्हें गोली मारते हैं। 34 गोली उन्हें लगती है। मौके पर उनकी मौत हो जाती है। आज तक पता नहीं चला कि उससे किसने गोली मारी। हालांकि बाद में अमेरिकी सरकार, कनाडा सरकार को ये जानकारी देती है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी का इनको मारने में हाथ है। हालांकि कोई सबूत अभी तक इनके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर ना मेरे मन में एक सवाल आता है कि कनाडियन सरकार या भारतीय सरकार के इस झगड़े में किसका फायदा है, किसका नुकसान है। देखिए, इनके बिजनेस तो आपस में चलते रहेंगे। शॉर्ट टर्म में शायद इनके शेयर मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे, ये शायद दिखाई दे रहा है। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो हमारा शेयर मार्केट रिलेटेड एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन फिर भी देखिए, लॉन्ग टर्म में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद जब सरकार बदलेगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि क्या पंजाब को सच में अलग करके खालिस्तान बनाना पंजाब के लिए या भारत देश के लिए सही है? और क्या कैनेडियन सरकार को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, जो कि शायद वहाँ की राजनीति के लिए ज़रूरी है, भारत जैसे देश से अपनी इकोनॉमिकल रिश्ते को ख़राब करना सही है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।